हेलो बच्चों, मैं कपिल द्विवेदी आपका अपने नए YouTube चैनल फिजिक्स एरा 2020 में वेलकम करता हूं। सबसे पहले बच्चों की भारी डिमांड पर हमने अपने इस YouTube चैनल को आगे प्रोसीड करने का निर्णय लिया है और मैं 12th की फ़िज़िक्स आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें आपको समझनी होंगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का पहला पार्ट है, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि क्या क्या हम लोग 12th की फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूँ, क्लास 12th की ये फ़िज़िक्स है, इसमें सबसे पहले हमें मेन जो फोकस करना होता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटे। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th के आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है, यहाँ मैंने सर्कल किया है, आपको समझाया है। इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है उसे हम लोग कहते हैं चार्ज। यानी इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो चार्ज की अगर हम स्टैटिक प्रॉपर्टी, रेस्ट या स्टेशनरी, अगर ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो चार्ज की इस प्रॉपर्टी से बनने वाला चैप्टर जो हमारा पहला है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम दिए हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरी, उसी चार्ज के अगर हम डायनेमिक नेचर को, उसी चार्ज के डायनेमिक नेचर ऑफ चार्ज को अगर हम पढ़ते हैं बच्चे, तो उसे एक नाम दिया गया है इलेक्ट्रोडायनेमिक, माने उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ओके, उसके बाद अब जैसे ये दो चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं तो फिर और सिर्फ इनके एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पढ़ने के बाद जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच आइडिया हो जाता है तो हम लोग पढ़ते हैं ईएम वेव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों की आपस में प्रॉपर्टी होती है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन देयर प्रोपोगेशन, उस पूरे नेचर को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एक्स रेज, गामा रेज, सारी टर्म्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स क्या क्या होती हैं, कैसे ये ईएम वेव्स ट्रैवल करती हैं, क्या इनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। दूसरा, ये पूरा आपका फर्स्ट बुक, मतलब अगर आपके 12th की फर्स्ट पार्ट होगी तो उसमें ये पूरा फर्स्ट बुक में ये पूरे चैप्टर्स आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कहते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में लगभग 16 मार्क्स के ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। 16 मार्क्स के, मतलब डेरिवेशनल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट, ये दोनों को मिला के लगभग 16 नंबर के आपके ऑप्टिक्स के पार्ट आते हैं। इस ऑप्टिक्स में हम दो तरीके की ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। पहला क्या, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसे हम लोग रे ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपने क्लास 10th स्टैंडर्ड में थोड़ी बहुत इसके बारे में नॉलेज आपको मिली होगी। दूसरी, फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स के रूप में जानते हैं। और तीसरा, इन्हीं का डुअल नेचर ऑफ लाइट। तीसरे पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग सबसे एटम और न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, लॉजिक गेट। हाँ, मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूँगा कि लॉजिक गेट और कम्युनिकेशन सिस्टम ये 12th के लिए नहीं है, याद रहे, ये 12th के लिए नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चाहे नीट एस्पिरेंट्स हो, चाहे आईआईटी एस्पिरेंट्स हो, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। खासतौर से नीट वाले बच्चों के लिए तो लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी वाले बच्चों के लिए भी कम्युनिकेशन सिस्टम के कई बार क्वेश्चन अराइज हुए हैं, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। और सेमीकंडक्टर में भी कुछ पार्ट्स हैं इंक्लूडेड और कुछ पार्ट्स नहीं हैं, वो मैं आपको टॉपिक जब पढ़ाऊँगा, क्लियर कराऊँगा, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा कि कौन से बोर्ड के लिए हैं और कौन नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा मेरा 12th का सिलेबस है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सबसे बता दूं पहले, 12th में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो वो सारी की सारी अजम्पशन पर बेस्ड होंगी। मतलब आप अगर सोच पाते हो, अज्यूम कर पाते हो, इमेजिन कर पाते हो, तभी आप ये चैप्टर, ये पूरी चीज़ों को आप समझ पाओगे, क्योंकि ये सारी फिनोमेनास आपकी आंखों के सामने दिखेंगी नहीं। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट चार्ज, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। आप समझो कि जब इलेक्ट्रॉनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वी कांट सी इलेक्ट्रॉन ना, तो हम जब इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ फेस कर सकते हैं, उनके बिहाफ पर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इमेजिन कर पाते हैं, सोच पाते हैं, तभी ये मेरे लिए ये पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा 12th, और हम अच्छे से इसे जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, तो हम लोग आज जो फोकस करेंगे वो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा क्या,
इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम लोग कई फ्रेम में पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया कि 12th में आपको ये चीज़ें आपको जाननी है और समझनी है, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन बेस्ड बढ़ाना होगा, अपनी सोचने की क्षमता बढ़ानी होगी कि 11 से थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मेहनत करना होगा आपको इस पर एकदम लॉयल्टी के साथ। ओके, तो अपन इसे रफ करते हैं, फाइनली आते हैं। चलिए, जैसा कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटे, इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, अलग अलग थ्योरी हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत चीज़ें सोची गई हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें कि आपको सिर्फ ये चीज़ कहना है कि इस पूरे चैप्टर में हम चार्ज इज एट रेस्ट, ये एकदम दिमाग में बना रखना है, क्योंकि हम एक बेसिक प्रॉपर्टी में आपको सिखाऊंगा भी चार्ज के बारे में। बस आपको ये समझना है कि इस पूरे फिनोमेना में चार्ज किस में होगा, इज एट रेस्ट। चार्ज को हम रेस्ट की कंडीशन में ही स्टडी करेंगे, चार्ज को रेस्ट की कंडीशन में ही समझेंगे और उसी की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट चार्ज, जैसे चार्ज को हिंदी में थोड़ा सा बता देता, आवेश कहते हैं कि चार्ज हर बॉडी के अंदर होता है, मतलब हर बॉडी चार्ज कंटेन करती है, लेकिन ये किस तरीके से कंटेन करती है, तो मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि चार्ज इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। पहली बात तो एक चीज दिमाग में रख लेना है, चार्ज कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है मेरे बच्चे। चार्ज इज द इंट्रिंसिक, कह सकते हो इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट। चार्ज, मैं आपसे कहूं, इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कह सकते हो, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो विच प्रोवाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू बॉडीज। इतना दिमाग में रखना है, जो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दो बॉडीज के बीच में प्रोवाइड करते हैं। इससे ज़्यादा हम चार्ज के बारे में कुछ नहीं जानेंगे ना समझेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। खैर, तो मैंने कहा इट इज़ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आगे भी कंटिन्यू कहो तो लिख सकते हो, विच प्रोवाइड force of attraction or repulsion between two body, जिनका काम होता है, जो दो बॉडी के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखिए, मैं बच्चे आपको बता दूं कि बेसिकली टाइप की, अगर मैं कहूँ यहीं पे टाइप्स ऑफ चार्ज, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको समझना होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। समझिएगा, ये थोड़ा सा आपको अपने दिल दिमाग में एकदम बना के रखना होगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं। इस ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द पॉजिटिव चार्ज, मतलब आपके दिमाग में अगर कोई आए कि पॉजिटिव चार्ज आखिर होता क्या है, तो आपको ये बताना है कि सिंपली अगर कोई बॉडी कह सकते हो कि डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करे, मतलब आपसे कहें इट इज द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू द प्रोटॉन इज नोन एज
इट इज deficiency electron compared to the proton. It is the deficiency of electron. ये e की पावर माइनस मैंने लिखा है, तो इसका मतलब आपको शॉर्ट में समझना है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू द प्रोटॉन। लेकिन जबकि वही नेगेटिव चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो कुछ नहीं, सिंपल वही चीज है, बस थोड़ा सा यहाँ फर्क हो जाता है। इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको दिल दिमाग में रखना है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू द प्रोटॉन। मतलब आप समझो बेटे कि अगर किसी भी बॉडी पर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में आ जाएं तो उसकी टेंडेंसी ही, नेचर ही कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और डिफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर कहीं से किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएं, निकल जाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी समझाऊंगा आपको कंजर्वेटिव नेचर का थोड़ा सा। तो सपोज करो एक मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो। अब सपोज करो मैंने दो बॉडी को रब किया, सपोज करना ऐसे दो बॉडी को रब किया, और मैंने देखा कि एक के पास मतलब जैसे रब किया, मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी किया तो देखा क्या कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गए। तो यानी जिस बॉडी से रब करने के बाद 50 इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे तो वो जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचे वहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो वो नेचर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन जहाँ से निकल कर आए हैं उसका नेचर प्रोटॉन के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो उसका टेंडेंसी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव नेचर की। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में हम डिस्कस करें तो बेसिकली दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। कहते हैं इस चार्ज की जो यूनिट होती है मेरे बच्चे, चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, कुछ लोग इसे कूलम कहते हैं। कूलम्स होता है, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और सी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज को, कूलम से रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी, याद रहे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये हमेशा दिमाग में रखे रहना, ये इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन होती है, यानी चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कंसीडर की गई है वो कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इससे छोटा चार्ज कोई होता ही नहीं। हालांकि आगे चले के आप लोग रूल पढ़ोगे, जैसे क्वार्क रूल आएगा, तो अभी इन सब पे थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है, लेकिन अभी ये इसको हम फैक्ट नहीं मानेंगे। हम ये मान के चलेंगे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमेशा चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलम। स्टैटिक कूलम, ये याद रखना, कुछ लोग इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम भी, ESU, स्टैटिक कूलम, और 3 × 10⁹ ESU भी कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये दिमाग में आपको रखना है स्टैटिक कूलम के टर्म्स में। और थोड़ा सा अगर मैं आपको इसको डिस्कस करूं तो बेसिकली है क्या कि चार्ज के बारे में हम लोगों ने इतनी प्रॉपर्टी पढ़ी, अब थोड़ा सा हम इसके और डीप पे चलते हैं। कैसे, थोड़ा सा दिखाते हैं हम आपको, चार्ज के डीप पॉइंट पर चलते हैं कि चार्ज कैसे बना, कैसे आया, थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं। आइए रफ करूं तो देखिए, बहुत आसान है, आप लोग नोट भी कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आइए, हुआ क्या
कि जैसे मैं आपको बताऊँ चार्ज के बारे में सबसे पहले बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले चार्ज के बारे में डिस्कवर किया था। और उनके बारे में छोटी सी स्टोरी है कि काइट फ्लाइंग कर रहे थे थंडर सीजन में और सिल्क का थ्रेड इस्तेमाल किया था उन्होंने काइट फ्लाइंग करते समय। तो जब स्काई में थंडरिंग होती थी तो उनके हाथ में शॉक लगता था। तो उन्होंने ये चीज़ फील किया, देखा कि व्हेन टू क्लाउड्स आर रबिंग टुगेदर, तो जब दो क्लाउड्स रब करते थे तो उस केस में लाइटिंग होती थी। और लाइटिंग में उनके हाथ में बताया जाता है कि जो थ्रेड इस्तेमाल किया तो उन्होंने उसमें एक की लगा रखी थी, मतलब अपने घर की चाबी। तो उसके हाथ से उसकी वजह से, उसकी प्रेजेंसी की वजह से उनके हाथ में एक शॉक लगता था। तो उन्होंने जब आके इसको लेबोरेटरी में बैठ के प्रॉपरली स्टडी किया कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट वी फील शॉक ड्यू टू इन द केस ऑफ लाइटिंग इन द स्काई। तो जब उन्होंने ये स्टडी किया तो ही फाउंड दैट कि ऐसे समझना, उन्होंने उसके लिए क्या एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें 2 रॉड लिया। लिसन केयरफुली, 2 रॉड लिया। एक रॉड लिया ग्लास का, ग्लास रॉड, और दूसरा इन्होंने रॉड लिया एबोनाइट का। एबोनाइट रॉड लिया। हुआ क्या, दोनों सपोज करो कि ऐसे एक ग्लास रॉड हो गई, एक एबोनाइट रॉड हो गई, दोनों के इन्होंने सिल्क के थ्रेड पर रब किया या सिल्क के क्लॉथ पे रब किया, कहीं भी ऐसे समझ लो, खूब रब करा। और रब करके जब ये पास लाया तो इन्होंने देखा क्या कि कहीं ना कहीं जब रब करने के बाद फील किया कि बोथ आर रिपेल टू ईच अदर, इनके बीच में क्या हो रहा था, रिपल्शन। तो रिपल्शन क्यों हुआ, उनके दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं जैसे बेटे ये दोनों एक जैसे एक्साइटेड स्टेट में आए हुएंगे, यानी इनके सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रबिंग के केस में एक जैसे एक्साइटेड स्टेट के नेचर शो कर रहे थे। दैट्स वाई दे आर रिपेल टू ईच अदर। और फिर यही चीज़ उन्होंने एक वुलन क्लॉथ पे रब किया तो देखा क्या, मेरा बच्चा, बहुत आसान है, बहुत एकदम इजी है इसे समझना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। सेम ग्लास रॉड, एबोनाइट रॉड, इन्होंने इन्हीं दोनों को ले जाके सेम चीज़ को ले जाके वुलन पर रब किया। अगेन ही फाउंड दैट कि बोथ आर रिपेल टू ईच अदर। उन्होंने सोचा क्यों ना इसे वाइस वर्सा कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। उन्होंने क्या किया कि ग्लास रॉड को ले जाके मतलब वुलन पे रब किया और एबोनाइट रॉड को ले जाके सिल्क पे रब किया। और जब अलग अलग रब किया तो ही फाउंड दैट बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अट्रैक्शन, बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। और इफ दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर तो उनके दिमाग में सीधा आया कि कहीं ना कहीं एक का नेचर दूसरे के नेचर से क्या होगा, डिफर होगा। और जब उन्होंने बारीकी से स्टडी किया तो देखा क्या कि ये कहीं ना कहीं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, निकाल रहा था। और निकालने की वजह से इसका नेचर कैसा हुआ, पॉजिटिव। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, उसके पास एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो उसकी टेंडेंसी कैसी हो गई, नेचर नेगेटिव की। ये डीपली जब स्टडी किया तो उन्होंने पाया, तो यहीं से एक प्रॉपर्टी मिली। प्रॉपर्टी क्या मिलती है कि दोनों जब एक जैसी एनर्जी रिलीज करते हैं, एक जैसी एनर्जी देते हैं या एक जैसे एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो दे आर लाइक चार्ज्ड। ये इन्हें बोला गया, इस केस में लाइक चार्ज्ड होते हैं। बेटे सीखना, इस केस में लाइक चार्ज्ड होते हैं, जबकि यही चीज अगर यहां देखा जाए तो इस केस में क्या हुआ, अनलाइक चार्ज्ड। अनलाइक चार्ज्ड हुए। और प्रॉपर्टी निकल के क्या आई कि लाइक चार्ज्ड के बीच में क्या हो रहा है मेरा बच्चा, when two bodies are likely charged then they are repelled to each other, when two bodies are unlikely charged then they are attract to each other। तो हम अगर आपसे मैं कहूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला अगर हम
पॉइंट कहें नोट करने के लिए तो आपके दिल दिमाग में इतनी बातें आती है। हालांकि मैं चार्ज के बारे में और बेसिक बातें बता दूंगा आपको, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपसे बेसिकली कहा कि अगर आपको चार्ज के बारे में प्रॉपर्टीज़ नोट करने की बात है तो सबसे पहले 2 प्रॉपर्टी मेरे को ये मिली। हालांकि सभी को पता है कि चार्ज, अब जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ चार्ज एनर्जी का मतलब आप दिमाग लगाओ कि इसका नेचर अगर एनर्जेटिकल है तो इसका मतलब ये दीज आर स्केलर इन नेचर, यानी आपके दिमाग में प्रॉपर्टी और समझ में आ गई कि चार्जेस आर स्केलर इन नेचर। स्केलर इन नेचर अगली प्रॉपर्टी हो गई। सीखते रहना 1 by 1, कोई दिक्कत होगी तो बताना। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब मैंने आपसे कहा कि रब हो रहे हैं, तो रब होने में क्या है कि चार्ज वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम अगली प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं, चार्जेस आर ट्रांसफरेबल चार्जेस आर ट्रांसफरेबल इन नेचर, मतलब जब 2 बॉडी को रब किया जाता है तो चार्ज वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर भी होते हैं। एक अगली प्रॉपर्टी थी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमें जो देखनी है, अगली प्रॉपर्टी देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब यही तुझे सीखना होगा मेरे बच्चे, कि अगर सपोज करो मैं ऐसे समझाऊं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, समझना, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसके पास मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे छोटे छोटे सिस्टम हैं, ABCD लाइक दिस। इसके पास 2 कूलम चार्ज, इसके पास -3 कूलम चार्ज, इसके पास +4 कूलम चार्ज, इसके पास 6 कूलम चार्ज। मैंने क्या किया, इस सिस्टम के साथ, इस पूरे होल सिस्टम के साथ कुछ छेड़खानी करता हूँ और मैंने देखा कि ABCD इसी सिस्टम के साथ, अब मैं देखूं तो इस पर होल चार्ज कितना हो गया, तो अगर मैंने देखा कि यार टोटल चार्ज इस पर देखूं तो कितना होगा, 6 4 10 2 12 9, टोटल आया 9 कूलम चार्ज। अब समझना, ध्यान से सोचना, बहुत सिंपल सी बात है, 6 4 10 2 12, हाँ ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा कि 9 कूलम चार्ज आया। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने कुछ ऐसा सिस्टम किया, कुछ ऐसा किया, हिलाया डुलाया व्हाटएवर कुछ भी किया, मैंने देखा इस पर 1 कूलम चार्ज आ गया, इस पर 5 कूलम चार्ज आ गया, हाँ, और इस पर मैंने देखा +2 कूलम चार्ज आ गया, तो मैं कहूँ D पर कितना चार्ज होगा। आपसे मैं पूछूं कि D पर कितना चार्ज होगा, तो आपने देखा कि यार सर सिस्टम तो बदले नहीं, सिस्टम वही का वही है, और अगर सिस्टम इस समय 9 कूलम का चार्ज रख रहा है तो सिस्टम के साथ कुछ भी हो जाए, सिस्टम चार्ज अपने साथ 9 कूलम का ही रखेगा, और 9 कूलम का ही रखेगा मेरे बच्चे, तो कुछ नहीं, मैंने इसमें मान लिया x। तो आप सोचो 9 कूलम इज इक्वल टू, अब देखो 5 5 2 7 1 8, 8 + x, यानी इधर आ जाएगा तो 9c - 8c कितना हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 1 कूलम, यानी इस पर आएगा 1 कूलम चार्ज। तो इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला कि एक प्रॉपर्टी निकल के ये आती है कि चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। यानी यहाँ से एक बात ये समझ में आती है कि चार्ज हमेशा कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब चार्ज नाइदर भी, अब पहले मैंने समझाया कि चार्ज नाइदर भी क्रिएट भी नहीं किए गए, आपने रबिंग किया, वो ऑलरेडी पहले से मौजूद थे, तो चार्ज नाइदर भी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आप इन्हें खत्म भी नहीं कर सकते हो। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरेबल होती हैं। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं चार्ज एनर्जी की तरह, मेरे बच्चे, एनर्जी की तरह हमेशा कंजर्वेटिव इन नेचर होती हैं, चार्ज एनर्जी की तरह हमेशा कंजर्वेटिव इन नेचर होती हैं। ये दिल दिमाग में आपको बना के रखना होगा। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो आती है, और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हम सिखा रहे हैं इसमें मेरे बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहते हैं चार्ज
और मास के बीच में एक बहुत बढ़िया रिलेशन होता है। पहली बात, चार्ज और मास के बीच में थोड़ा सा अंतर समझ लो। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि मास ऑलवेज भी पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, ये दिल दिमाग में रखना। और कहते हैं चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, यहां लिख सकते हो ऐसे। अगली प्रॉपर्टी, चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास, जबकि मास मतलब आप कह सकते हो कि जिस बॉडी के अंदर मास है उसके अंदर चार्ज होगा ही होगा, लेकिन मतलब मासिव ऑब्जेक्ट अगर है तो बिना ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर चार्ज अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर किसी बॉडी पर चार्ज है और मास हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना भाई मास के कोई चीज़ तो हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, बट चार्ज की जो एग्जिस्टेंस है वो बिना मास के नहीं है, ये अधूरी है, एकदम दिमाग में अपने रखे रहना। तो अगर हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी, उस चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, उस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले आएगा कि मास ऑफ द बॉडी चेंजेस आफ्टर चार्ज। आप अगर ये कह सकते हो, इसी में एक सब प्रॉपर्टी आ सकता है कि मास ऑफ द बॉडी चेंजेस आफ्टर चार्ज। मतलब अगर किसी बॉडी पर चार्ज के नेचर को बदल जाए, मतलब जैसे चार्ज कर दिया जाए उसका, तो कहते हैं मास भी वहाँ पे चेंज हो जाता है। अब ये आपको समझना हो तो कैसे, तो आप इतना समझ लो कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आपको इस नेचर से एक चीज़ समझना होगा कि अगर बॉडी, इफ बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब उसका मास डिक्रीज करेगा। और अगर मैंने आपसे बोला कि इफ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। अब मैं ऐसा क्यों बोल दिया, तुम्हारे दिमाग में आएगा सर अभी तक तो आप ऐसा कुछ नहीं बताए थे, आज अब अभी ये प्रॉपर्टी कैसे आ गई। तो मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था बच्चे कि कोई भी जब हम दो बॉडी को रब करते हैं, दो बॉडी का रबिंग होता है, तो मैंने कहा एक बॉडी अपने अंदर से एनर्जी माने इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, तो जो लूज करी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर से एनर्जी निकल ली है भाई, इलेक्ट्रॉन निकला है तो निकलेगा तो उसका मास कम होगा, और पिछली बात कम है, और दूसरे के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आप जब रब करें दो बॉडी को तो उसके पास इलेक्ट्रॉन जितना मतलब पहले के कंपैरिजन में और आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई, और नेगेटिव चार्ज होगी तो अब ऐसे समझो जिसके पास पहले से 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन था, न्यूट्रल था बेचारा, अभी आपने क्या किया 100 इलेक्ट्रॉन और भेज दिए, तो उसके पास तो 100 इलेक्ट्रॉन चलो नेगेटिवली चार्ज तो हो ही गया, लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन और आए तो कहीं ना कहीं उसके पास अब उस मास अगर जो रहेगा वो पहले के कंपेरिजन में उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक बेसिक प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, ओके फाइन। रफ करते हैं हम लोग। मैंने सात में कुछ छठे में ए ऐसे मान लो, ए का फर्स्ट पॉइंट, ए का सेकंड पॉइंट, ये हम लोगों ने इतनी प्रॉपर्टी सीखी। अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टी चार्जेस के बारे में समझेंगे। आज हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन देना है आप लोगों को, 1 बाई 1 सारी चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे हम लोग, ओके फाइन। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा चार्ज के बारे में, अब दूसरी सबसे बड़ी बात, अगली प्रॉपर्टी हम सीखते हैं छठी सातवीं। समझो मेरे बच्चे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं सिखा रहा हूँ, छोटा सपोज करो ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी थी। यार अगर कहीं स्पेलिंग में इधर मिस्टेक हो जाए तो बहुत परेशान मत होना, फिलहाल कोशिश तो नहीं रहेगी, बट हो भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। सपोज कर मेरे पास एक बॉडी थी, मैंने कहा मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया,
ठीक है, न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब आप तुरंत दिमाग पे रखना, सर इसका मतलब कहीं से ये नहीं होता कि वो न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है। हाँ, टोटल चार्ज नेट चार्ज जीरो है, ठीक है, लेकिन उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल है। हाँ, और हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सपोज करो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो अगर न्यूट्रल था तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर माइनस के टर्म से निकला तो कहीं ना कहीं +1e इसके पास रहा। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ +2e आएगा, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपने कहा सर इससे जितना निकलेगा बाहर रबिंग के केस में वटेवर, तो उतना ही ये अपने पास चार्ज गेन करेगा, क्योंकि तभी तो न्यूट्रल हो सकता है। तो मैंने आपसे कहा कि सपोज करो कि अगर मैं n इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिड्यूस कर लेता तो क्या इसके ऊपर चार्ज +ne का आता। तो मैंने आपसे बोला कि इसके ऊपर चार्ज, वर्ड सुनना मेरे बच्चे, यही बातें पकड़ने की कोशिश करो। जितना चीज़ मैं समझाऊंगा वही बातों से निचोड़ निकालो। मैंने कहा चार्ज कितना आया, तो आपने कहा सर +ne। क्या -ne भी हो सकता है? इज बिल्कुल सही है, एक बॉडी की तरफ से +ne, तो जिस पर ये रबिंग के केस में जाएगा उस पर कितना आएगा -ne। तो यानी बॉडी पर नेट चार्ज कितना हो गया, +-ne। सिंपल मेरा बच्चा, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग नए नाम से जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली समझना, यही क्वांटाइज करने की प्रॉपर्टी होती है। अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्या आखिर क्वांटाइजेशन का लॉजिक क्या था, क्वांटाइजेशन आखिर आया क्यों, वो मैं आपको समझाऊंगा, बट थोड़ा सा वेट करना होगा उसके लिए। यहाँ पे जो n है, इस n की वैल्यू +1 +-1 +-2 +-3 सो ऑन, यानी हम इसे कह सकते हैं n की वैल्यू, हमें n को क्या कहेंगे मेरे बच्चे, तो नंबर ऑफ इंटीजर। दूसरी सबसे बड़ी बात कि E की वैल्यू, E क्या है, तो आपने कहा E सर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करें, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू होती है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, हमेशा याद रखना है, बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। हाँ, कभी कभी यार आपसे कोई पूछ ले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, थोड़ी बहुत यही डिस्कस कर लेते हैं। तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, मतलब बहुत 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 ही हल्का होगा। मैं आपको डिस्कस करूँगा, इसकी बड़ी खास बात सिखाऊंगा मैं कूलम्स लॉ में, खैर अभी नहीं। तो इतना आपको दिमाग पे रखना है मेरे बच्चे। एक प्रॉपर्टी जबरदस्त है इसमें कि n नॉट बी इक्वल टू a/b, यानी कभी भी दिल दिमाग में ये बातें रखे रहना कि ये जो नंबर ऑफ इंटीजर्स है कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकता। रीज़न क्या है, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो यानी अगर मैं कहूँ किसी बॉडी से 1/3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, सोचो 1/3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे संभव ही नहीं। अच्छा तो कैसे, कहाँ, क्यों नहीं संभव है? सुन मेरा बच्चा, किसी बॉडी के पास सपोज करो 1 इलेक्ट्रॉन था। एग्जांपल सिखाता हूँ तुझे, क्वार्क रूल थोड़ा सा यही कुछ आएगा। क्वार्क रूल तुझे यही समझना पड़ेगा कि अगर किसी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन था, अब मैंने कहा 1/3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। चलो 1/3 इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसके पास बचा कितना, तो आपने कहा बचा E - 1/3। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं दिमाग में आया आपको 2/3। तो आप दिमाग लगाओ कि अगर मैं कहा कि अभी तक हम बार बार क्या समझाते थे, 1 ही निकला तो 1 ही इस पर आया, 2 ही निकला तो +2 इस पर आया, 3 निकला तो +3 इसमें आया। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि 1/3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके पास 2/3 इलेक्ट्रॉन बचा। नॉट पॉसिबल। तो मेरे आप, हाँ ऐसा तो आपको दिखेगा कि अगर हम ऐड कर दें तो फिर से तो वही आ जा रहा है, तो बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन हकीकत में क्वांटाइज्ड होने की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं बच्चे, जब 2 बॉडी को रब किया जाता है तो रबिंग के केस में इलेक्ट्रॉन 1 निकलेंगे, 2 निकलेंगे, 10, 20, 50, 1000, 100, लाख, करोड़, अरब निकल सकते हैं मेरे बच्चे, लेकिन कभी भी 1/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। मैंने कहा क्वार्क रूल है, प्रॉपर्टीज़ अभी थोड़ी सी डिस्कस चल रही हैं, अभी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन सही से नहीं है। और वैसे भी 1 इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, दौड़ा नहीं जा सकता अभी, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे क्वांटाइजेशन में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगी, और ये हमेशा नंबर ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में कंसीडर होगी, विच इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक था।
अभी इस क्वांटाइजेशन के बारे में हम अभी न्यूमेरिकल से भी आपको बहुत करवाएंगे, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर ढेर सारे इलस्ट्रेशन आपको बनेंगे, तो कहीं से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज़ हम आपको समझाने जा रहे हैं, उसको समझते रहिए फिर बताते हैं। खैर, इसको रब करते हैं। अब थोड़ा सा चार्ज के रेस्ट और मोशन को भी स्टडी करते हैं, उनसे बनने वाले नेचर को क्लियरिफाई करते हैं। ओके फाइन। तो मैंने आपसे ये कहा, एक चीज़ दिमाग में रखना, कुछ मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टी सिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये कभी हमेशा काम आएगी। ये आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज करो कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी चार्ज बॉडी या कोई भी कह सकते हो कि एक्सेलरेटेड चार्ज है, ऐसे समझना, फॉर चार्ज। अब अगर मैंने कहा कोई भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, समझना, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट पर है या स्टेशनरी है। याद रहे, अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी इन नेचर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा मेरे बच्चे? वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। यानी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, ये दिमाग में रख लेना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज स्टैटिक नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप कहोगे सर सॉरी आई एम रियली सॉरी, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो अब आप कहोगे सर ये तो आप पहले ही बता दिए थे कि चार्ज है तो रेस्ट पर रहेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक नेचर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर से प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। चलो इतनी बातें समझ में आ गई कि चार्ज जब स्टेशनरी हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन समझाना मेरा मकसद क्या था? समझाना मेरा मकसद ये था कि अगर यही चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाए और v की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, मतलब चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूअसली मोशन में चलता रहे, भागता रहे, भागे, कोई बात नहीं, भागने दो। अभी बेचारा बिल्कुल भाग नहीं रहा था, बेचारे का वेलोसिटी एकदम ही जीरो था। अब मैं कह रहा भागने दो, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से भागने दो। याद रहे कि ऐसा केस होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम लोग कैपिटल ई मैग्नेटिक फील्ड बी, ये दोनों प्रोड्यूस करेगा। ये दिमाग में रखे रहना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, बट नॉट रेडिएट एनर्जी। याद रहे कि जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव अप करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और दोनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने कहा प्रोड्यूस तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा। कुल मिला के आप ये कह सकते हो नो रेडिएशन, नो रेडिएशन विल पॉसिबल, कोई भी रेडिएशन नहीं होगा। लेकिन बच्चे, मेरे बच्चे, अगर मैं यही आपसे कहूं v, यही चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, अगर मैं कह दिया कि वो मोशन में तो है मेरा बच्चा लेकिन कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जब ऐसी दशा में आएगा तो तुझे इतना दिमाग में बैठा लेना है कि अगर मोशन में आया तो ये दोनों प्रोड्यूस करेगा, फिक्स है। मतलब मैं अगर एक बात कहूँ मेरा बच्चा, तो इट प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। मतलब यही समझ जाना है, ई और बी दोनों प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ऑल्सो रेडिएट
रेडिएट एनर्जी। यानी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ तो रेडिएशन भी होगा, यानी यहां पे रेडिएशन पॉसिबल होगा, रेडिएशन विल पॉसिबल। समझिए, तो ये आपको चीज़ें समझना है कि ये एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज के बारे में निकल कर आती है, ये आपको देखना है, ठीक है, कि ये आपको इसके सारे एप्लीकेशन आप लोग सीखोगे, सबके सब सीखोगे, बस आप अभी बेसिक प्रॉपर्टी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको आप स्टडी